एक लड़की की जिंदगी में एक घोस्ट आता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देता है। शुरू शुरू में वो उसे छुटकारा पाना चाहती है, पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो कहीं चौंकाने वाली चीजें सामने आती है। फिल्म की शुरुआत में कहीं गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तब वो शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चला के जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और ये खोल गलियों सड़कों पर ठोकरे खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की फुमिका को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, पर असल में वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वो कता एमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। फुमिका उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह कंटेंट की राइटर बनना चाहती है, पर कता एमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। फुमिका नशे के लिए साफ साफ मना करती है। वो बस कैसे भी करके उसे अपना काम निकलवाना चाहती है, पर वो आदमी तो लगातार पीते ही जाता है। उसके चक्र में वो अपनी लास्ट ट्रेन भी निकाल देती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहां से निकलते हैं। फुमिका को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मन कर रहा था कि कता एमा को लात मार के वहीं गिरा दे, पर वो ऐसा नहीं करती। घर जाते समय फुमिका सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई बलट का खोल पड़ा है। वो उसे उठाकर देखती है तो कुछ पल के लिए जिस गन से वो गोली चली थी उसके विजन्स दिखाई पड़ते हैं। वो जल्दी से खुद को संभालती है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माहो खड़ी थी जो बताती है कि वो आज अपने घर नहीं जा सकती। फुमिका उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। माहो पूछती है क्या हुआ, तो कहने लगती है कि ये आदमी कौन है। माहो नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। फुमिका कहती है वो आदमी पूरा ब्लड में सना हुआ है और माहो को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। फुमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है जो उसके आर पार निकल जाता है और ये देखते ही वो भूत भूत चिल्लाने लगती है। माहो भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो उससे साथ करने की कोशिश कर रही होती है और जब वो आदमी वहां से गायब हो जाता है तब जाकर फुमिका की सांस में सांस आती है। तभी माहो के पास कोई मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वो फुमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। फुमिका जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। फुमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है और कहती है कि इसने बात की। फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वो आदमी देखता है कि ये गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिर तो वो फिर भी जाती है क्योंकि हाथ तामते ही वो भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों आपस में बात भी कर पा रहे थे, साथ ही एक ही बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। फुमिका कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूं तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। फुमिका कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत कहता है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और गॉड का शुक्रिया करती है कि वो अब भी जिंदा है। पर तभी वो उसके सामने आकर कहने लगता है कि किसी की बॉडी में घुसना जितना मैंने सोचा था उतना भी अच्छा नहीं था। और फुमिका चिल्लाते हुए भागती है कि ये अभी तक यहीं पर है। भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वो गोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है, क्योंकि जब भी वो उससे 15 मीटर के रेडियस से दूर जाती है तो गोस्ट अपने आप ही टेलीपोर्ट होके उसके सामने चला आता है। फिर उसे भाग जाती है और भागते भागते गली में माहो को देखती है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फुमिका उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माहो को लेकर जाने लगता है और माहो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वो भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। फुमिका डर तो जाती है, पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो, पर फुमिका उसे मना करती और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है तुमने माहो की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। और तभी वो देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है, और ये देखने के बाद वो भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ थामती है, भूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो फुमिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है,
पर इसके बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आती और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन दूसरे मूव में तो उसकी सीटी बिटी कूल हो जाती है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड फिर से खड़ा होकर भूमिका पे हमला करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। भूत उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी माहो एक पत्थर से अपने बॉयफ्रेंड के सर पे मारती है और फूमिका की जान बचा लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालती है और घर की तरफ चल देती है। वही वो भूत उस आदमी को देखता है और फूमिका से आकर कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए वो जिंदा भी है या नहीं, ऐसे ब्रिक से कौन मारता है। फूमिका कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती रहती है और माहो पूछती है, क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है? फूमिका हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहां पे फूमिका उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही दर्श कर सकता है। माहो कहती है, मतलब कि जो फाइटिंग तुमने की थी वो असल में भूत कर रहा था। फूमिका कहती है, हाँ वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तभी फूमिका अपने हाथ को देखती और भूत पर चिल्लाती है कि देखो तुमने क्या किया। अब वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि भूतों से पीछा कैसे छुड़ाए और तुरंत नमक की बोतल उठा के जहां पे वो बैठा था वहां पे गिराने लगती है। माहो उसे ऐसा करने से रोकती है और शांत करके बिठाती है, क्योंकि आसपास के लोग उसे पागल समझ रहे थे। भी भूत कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। फूमिका कहती है, तो फिर यहां से चले जाओ। भूत कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है। याद है तुमने वो गोली का खोल उठाया था? मुझे लगता है मेरी मौत जिस गोली से हुई है ये उसी का था। वो जल्दी से अपने पॉकेट से कारतूस निकालती है और छिटक कर पीकते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह गन से निकली गोली का है। भूत बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कैसे मरा, पर शायद वो इसी गोली से मरा था, इसलिए जब फूमिका ने इसे उठाया तो वो उसके साथ जुड़ गया। फूमिका हैरान होती है कि उसका मर्डर हुआ था और वो भूत अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम कूडो है। मरने से पहले वो एक हिटमैन था। ये सुनकर तो फूमिका की सिपी बिटी कूल हो जाती है। कूडो बताता है कि वो किसी संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के किसी ग्रुप ने उसको मारा है, तो जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। कूडो कहता है कि हम दोनों मिलकर उनको चुन चुन के मारेंगे, बस तुम मेरी हेल्प करना। और फूमिका जो उसकी बातों से पूरी शौक में थी, साफ साफ मना करके जल्दी से यहां से निकल जाती है। फूमिका माहो को बताती है कि उसे किसी हिटमैन के बदले में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब से वो कूडो को इग्नोर करने का फैसला करती है। कूडो कहता है, अच्छा होता कि वो कारतूस तुम्हें ना मिलकर किसी सोल्जर को मिल जाता। फूमिका माहो को एक कलाम देती है और कहती है कि अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना और पुलिस को बताना मत भूलना, जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब वो एक चर्च की तरफ जाती है और उस कारतूस को वहीं फेंक कर कोड से कहती है कि उसका कूडो से पीछा छूट जाए। कूडो बताता है कि वो इसमें एक्सपर्ट तो नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि ये इस तरह काम करता है। तभी फूमिका के पास कताइमा का मैसेज आता है, जो एक नरुमी नाम के लड़के के साथ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। कूडो पूछता है कि ये नरुमी कौन है और तुम इसे देखकर इतने एक्साइटेड क्यों हो? फूमिका बताती है कि ये सोशल मीडिया स्टार है, इसके पास 70,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कूडो भी उसकी फोटो देखता है और चौंकते हुए कहता है कि ये नरुमी तो अच्छा आदमी नहीं है। फूमिका पूछती है, तुम्हें कैसे पता? पर कूडो सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था और फूमिका उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। वो उसी बार में जाती है जहां पर कताइमा और नरुमी पार्टी कर रहे थे और वो भी उनके साथ पीने बैठ जाती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वो दोनों उसको चूने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका सर घूमने लगा था। वो कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब शायद मुझे घर जाना चाहिए, और काउंटर पर पैसे देकर जाने लगती है, पर वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि इन दोनों ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है। कताइमा और नरुमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स इतना जल्दी काम करेगा। और तभी फूमिका खड़ी होकर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कूडो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि ये दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। एक्चुअली हुआ यूं था कि उस समय कूडो को याद आ गया था और उसने फूमिका को बताया कि नरुमी और कताइमा लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं, और इनके बारे में वो इसलिए जानता है क्योंकि कूडो जिस संस्था के लिए काम करता था वो ऐसी पिल्स बनाती है और उसने कई बार इन दोनों को वहां से पिल्स खरीदते देखा था। फूमिका उसकी बातों का विश्वास तो नहीं करती, पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो कूडो से कहती है कि अगर ये सच हुआ तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। कूडो पूछता है, पर तुम भला ये कैसे कर पाओगी? और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में आने दूंगी। कूडो कहता है, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? फूमिका कहती है, इसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कूडो कहता है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि बारटेंडर और स्टाफ भी उनसे मिले हुए हैं, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर बारटेंडर जब उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है
तो कूडो उसे बता देता है। फुमिका उन दोनों से कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद फुमिका कूडो के साथ कनेक्ट होती है और कहने लगती है कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कतायमा उसका मजाक उड़ाता है, इसलिए वो सबसे पहले उसी की छुट्टी करती है। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक एक करके सबको पीटकर उनका बुरा हाल बना देती है। पर इसी फाइट में जो बारटेंडर था वो मारा जाता है और फुमिका डर के मारे रोने लग जाती है। कूडो को समझ नहीं आता कि वो उसे शांत कैसे करे और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वो बताता है कि हमें इन सब को खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि ये सभी लोग बुरे इंसान हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वो अच्छा आदमी तो नहीं है पर हमारा काम बन जाएगा। कूडो नंबर बताता है और भूमिका उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वो कूडो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहां आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में कागेरा नाम का एक हिटमैन आता है और भूमिका से पूछता है कि क्या वो अकेली है, कूडो कहां पर है। तो भूमिका बताने लगती है कि कूडो गोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है। पर कागेरा बिल्कुल सीरियस होता है, उसे भूमिका की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कूडो घबराते हुए कहता है कि वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मूव में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागेरा समझ जाता है कि ये तो सिर्फ कूडो ही कर सकता है। जिसके बाद भूमिका कूडो की बातें कागेरा को समझाती है और वो अपने काम पे लग जाता है। जितनी भी बॉडीज थी उन सब को एक गाड़ी में डालकर निकल पड़ते हैं। भूमिका रास्ते में कागेरा से कूडो की मौत के बारे में पूछती है। कागेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कूडो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भूमिका कहती है मतलब कि ओनर ने ही कूडो को मारा है। तो कागेरा कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसी जगह लेकर जाता है जहां पर कूडो को मारा गया था और यहां आने के बाद कूडो को भी ये जगह जानी पहचानी से लगती है। कागेरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है, जिसके बाद वो भूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप करता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कूडो सच में उसे दिखाई देता है। भूमिका हाँ में जवाब देती और वो दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद भूमिका कूडो का शुक्रिया करती और बताती है कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। कूडो कहता है कि उसने पिछली लाइफ में कई लोगों को मारा है, पर इस आफ्टर लाइफ में उसे लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। भूमिका कहती है फिर वादा करो कि तुम इस आफ्टर लाइफ में इसे ही हीरो बन के रहोगे, और कूडो भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद भूमिका सो जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। वहीं इधर कूडो की संस्था को दिखाया जाता है उसका नया लीडर जो ऑनर बनते ही गलत काम करने लगा था। टेंशन में होता है कि कूडो मरा भी है या नहीं। तभी वहां पर कागेरा आता है और बताता है कि कूडो के बारे में बात करनी है। ऑनर पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था। कागेरा बताता है कि कूडो का भूत एक कॉलेज की लड़की को अपने वश में करके रखा है। ऑनर को उसकी बातों में विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी वो अपने कुछ हिटमैन्स को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज देता है। कागेरा उसे वार्निंग देता है कि नॉर्मल गुंडों को मत भेजना, कोई भी नहीं बचेगा। ऑनर को उसकी बातें मजाक लगती है और कागेरा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। थोड़ी ही देर में गुंडे फूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कूडो जल्दी से फूमिका को जगाता है। पैरों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही गौर से आवाज आती है वो तुरंत फूमिका को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कूडो बड़ी आसानी से अपने वश में करके उसकी गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके चारों साथी वहां पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वो लड़की भाग रही थी। फूमिका भागते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कूडो मरा था। और कमाल की बात तो ये थी कि यहां पर कागेरा पहले से मौजूद था। कागेरा बताता है कि उसी ने सबको फूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कूडो उस पर काफी गुस्सा होता है। फूमिका कहती है तुम्हारी वजह से मेरे अपार्टमेंट की हालत बिगड़ चुकी है, अब तुम ही उसको ठीक करके दोगे। जब कागेरा फूमिका पे गन तान देता है तो कूडो तुरंत उसकी बॉडी में घुस के कागेरा की गन छीनकर उसे खोलकर फेंक देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कागेरा बड़ी चालाकी से गन उठाकर उसे सूट करना चाहता है, पर कूडो फिर से गन छीनकर उसी पे तान देता है। और जैसे ही वो गन पॉइंट करता है उसे सब याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था। कागेरा बताता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। कूडो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। कागेरा बताता है कि जब नया ऑनर बना तो हम लोग उसके खिलाफ थे, पर बाद में तुमने बिना बताए अपनी जॉब छोड़ दी।
और हमारे विद्रोह की आग वहीं पर बुझ गई। जिसके बाद नए ओनर ने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए और मुझे मारना पड़ा, नहीं तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वहीं कूरो को याद आता है कि जब कागेरा उसे मारने आया था तो उसने भागने का मौका दिया था, पर कूरो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और उसी ने कागेरा को उसे मार देने के लिए कहा था। कागेरा रोने लग जाता है क्योंकि वो भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वहीं इधर ओनर काफी गुस्से में होता है कि एक मामूली से लड़की प्रोफेशनल फाइटर्स को चकमा देके भाग गई। उसके गुंडे बताते हैं कि उसके मुंह किसी नॉर्मल इंसान के नहीं थे, जरूर उसमें कूरो की आत्मा है। इधर कागेरा कहता है कि तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा, वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर फुमिका बताती है कि क्यों न हम ऑनर को ही खत्म कर दें, इससे पूरी संस्था ही बंद हो जाएगी। फिर ना तुम्हें कोई खतरा होगा ना मुझे, और सबसे बड़ी बात, कूरो को भी मुक्ति मिल जाएगी। पर कागेरा उसकी बात पर राजी नहीं होता क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है और फुमिका की जान भी जा सकती है। फुमिका गुस्से में कहती है कि ये वो खुद के लिए करेगी, उसे किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से उसका पूरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया और अब वो सुनसा के ओनर को नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो कड़ो को लेकर यहां से चली जाती है। थोड़ी देर में कागीरा कार लेकर उनके पास आता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब ये तीनों सुनसा के बाहर पहुंच जाते हैं। कागीरा पहले अंदर जाता है ताकि कितने गुंडे कहां पर हैं उनकी लोकेशन का पता लगा सके, और फुमिका कड़ो के साथ हथियारों के गोदाम की तरफ जाती है। कड़ो आगे रहता है और फुमिका को अलर्ट करता रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं देख सकता, पर वो तो सब को देख सकता है। इस तरह दोनों हथियारों के गोदाम में पहुंच जाते हैं और जरूरत के सारे हथियार लेकर कागीरा को इन्फॉर्म करते हैं और वो भी उनके साथ मिल जाता है। अब कड़ो फुमिका की बॉडी में गुजर जाता है और गुंडों पर हमला करते हैं। यहां पर एक जोरदार शूट आउट होता है जिसमें लगभग सभी गुंडे मारे जाते हैं। लास्ट में ओनर बचता है और कड़ो उसके दोनों पैरों पर गोली मार के घुटने के बल बिठा देता है। फुमिका ओनर से कहती है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट के पैसे चाहिए। ओनर कहता है, क्या मतलब एक अपार्टमेंट के लिए? तुमने मेरे पूरे एम्पायर की बैंड बजा दी। पर असल में फुमिका ने यह सब कड़ो को मुक्ति दिलवाने के लिए किया था। जिसके बाद काकेरा ओनर को खत्म कर देता है। फुमिका खुश होती है कि सब खत्म हो गया और साथ ही उसे काफी पीन भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के सारे अंजर पंजर हिल चुके थे। अब वो लंगड़ाते हुए घर की तरफ चल देती है और साथ ही कड़ो का हर एक चीज के लिए शुक्रिया करती है। तब ही देखती है कि कड़ो उसके पीछे नहीं है। काकेरा पूछता है कड़ो ने क्या बोला, तो कहने लगती है कि शायद वो चला गया। ये सुनकर काकेरा काफी खुश होता है। काकेरा कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट का खर्चा दे दूंगा, जिसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फुमिका उसका शुक्रिया कह के अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फुमिका जब सीढ़ियों से गुजरती है तो उसे वही कारतूस फिर से मिलता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपने पास में ये सोचकर रख लेती है कि क्या पता कोरो से मिलने दोबारा आ जाए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।